हम लोग बिरला म्यूज़ियम के अंदर हैं और जैसे ही हम लोग बिरला म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ से म्यूज़ियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेरे सामने है शिवा गैलरी। इसमें उमा महेश्वर की, शिव पार्वती की, गणेश की, कार्तिकेय की लगभग हज़ारों साल 1200 साल, 1300 साल पुरानी, 500 साल पुरानी इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी गई हैं जिसे देख के मन आनंदित हो उठता है। यहाँ पे भीमबेटका केव्स के बारे में बताया गया है और प्राग ऐतिहासिक काल से निकाले गए कुछ टूल्स भी दिखाए गए हैं। द सेकेंड गैलरी इज़ अबाउट विष्णु गैलरी, जिसमें भगवान विष्णु की डिफरेंट अवतारों को प्रदर्शित किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से एक मूर्ति तो बहुत मुझे खासकर अच्छी लगी, जिसमें विष्णु भगवान एकदम शयन कर रहे हैं और उस मूर्ति को बहुत बारीकी से उकेरा गया है। बहुत जगह आपको ऊपर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट आपको उसका बेस देख के पता चल जाएगा कि वो मूर्तिकार क्या बनाना चाह रहा था। सामने हमें इतनी सुंदर 12 अवतार की एक प्रतिमा दिखती है जिसमें बहुत सुंदर बारीकी से बहुत काम किया गया है, उकेरी गई हैं चीज़ों को। जैसे आप देख सकते हो इस 12 अवतार में पूरे यूनिवर्स को दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर स्टैचूज़ के फॉर्म में। ये हमारी डेडिकेटेड गैलरी है देवी को, जहाँ पे मंदसौर और शहडोल डिस्ट्रिक्ट से लगभग 10वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ जो निकाली गई हैं एक्सकेवेशन में, उसको लगाया गया है। इसके सामने ही एक ब्रह्मा की मूर्ति है, बहुत खूबसूरत। ये पूरा आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। उसका एक छोटा सा पार्ट ही हमारे पास एक्सकेवेशन में सुरक्षित निकल पाया है, जो कि देखो आप 10वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसको जिला जबलपुर से निकाला गया है। ये जिला मंदसौर से निकाली गई ये प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है, जो कि 10वीं शताब्दी में निकाली गई है और इसको कहते हैं माहेश्वरी त्रिमूर्ति। मतलब हम लोग त्रिमूर्ति में हमेशा गॉड को इमेजिन करते हैं, या तो शिव को या ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ में, लेकिन यहाँ पे देखो कि कैसे गॉडेस को त्रिमूर्ति के फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ मेन गॉडेस है और यहाँ पे इनकी 2 प्रतिमाएँ और अलग से बनाई गई हैं। चामुंडा माता को भी कितने भव्य तरीके से यहाँ उकेरा गया। आप देखो कि इनके गले में ये माला बनाया गया है, जिसमें मुंडियों की माला है, जो हमारी कहानियाँ बचपन से हम सुनते आते हैं कि किस तरीके से माता ने राक्षसों के सिर का माला बना के पकड़ लिया था और इसे पहन लिया था। हिंगलाजगढ़ से निकाला गया, ये भी लगभग 10वीं शताब्दी का है। ये लक्ष्मी की बहुत ध्यान में मग्न एक प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है, जो कि 9वीं शताब्दी का है। मतलब आप समझ सकते हो अभी से हमारा लगभग 1200 साल पुरानी ये प्रतिमाएं हैं और इतनी सुंदर तरीके से यहाँ गजलक्ष्मी ध्यान में बैठी हुई हैं और बहुत सारे अन्य भी चित्रकारियाँ की गई हैं। यहाँ से 2 विमेन देख रही हैं, यहाँ से भी 2 विमेन, ये भी कोई देवी होंगी। यहाँ 2 हाथी हैं और यहाँ पे भी 2 विमेन, एंड यहाँ इनका चेहरा एक्सकेवेशन में निकल गया है। यहाँ पे जो हमें कलरफुल फिगर्स दिख रहे हैं, ये विजयवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ पे ये बनाया जाता है और इन फिगर्स को कहा जाता है कोंदापली फिगर्स। ये लकड़ी के बने हुए रंगीन चित्र आपको दिख रहे हैं, जो खिलौने की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने घर में सजावट के लिए भी लगा सकते हो। बहुत बेहतरीन नमूने हैं ये कला के। ये जो फैमिली है जो बनाती है, कहा जाता है कि वो राजस्थान से माइग्रेटेड है और वो आंध्र प्रदेश में बसी हुई फैमिली ने बनाई है। यहाँ पे भी ये निर्मल फिगर्स दिखाया जा रहा है, जो थोड़ा अलग तरीके का है। जैसे इसमें तो ह्यूमन फिगरिंग ज़्यादा है, इसमें देखो बहुत डिफरेंट जैसे कि बनाना हो गया, फ्रूट्स हो गया, बर्ड्स हो गए, ये डिफरेंट फिगर्स को इसमें दिखाया जा रहा है। ये रहे हमारे हनुमान जी, जो कि योग मुद्रा में है। बिरला म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए हैं रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भोपाल। भोपाल जो शहर है नेचर के बीच में है, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं। उस पहाड़ियाँ पे विधानसभा है, कहीं पे एमएलएज वगैरह मिनिस्टर का घर है, कहीं पे कोई म्यूजियम है। शहर का टेम्परेचर जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर का, उससे 5 से 7 डिग्री कम महसूस हो रहा है। तो वेलकम टू द गैलरी ऑफ स्केलेटन। यहाँ पे हम लोग को तरह तरह के वर्टिब्रेट्स के कंकाल दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम लोगों का नज़र जाता है एक व्हेल की वर्टिब्रा पे। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ व्हेल मछली के बच्चे का कंकाल है, तो ये इतना बड़ा है। और वहाँ पे एक छोटा सा बस इसका वर्टिब्रा रखा है। इतना छोटा जो व्हेल मछली के बच्चे का ये एक वर्टिब्रा है, यही इतना बड़ा हो जाता है। सो दिस इज़ द होल वर्टिब्रा ऑफ व्हेल मछली के बच्चे का पूरा वर्टिब्रा दिखाया गया है। ये है सांभर का कंकाल। आप देख सकते हो कि ये रियल में कैसा दिखता है। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसके सींग भी कुछ इस तरीके के होते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास दो स्केलेटन रखे गए हैं, एक है मगरमच्छ का और एक है घड़ियाल का। ये है इंडेंजर्ड और इसकी जो ये इस तरीके का ये घड़े जैसा होता है, इसीलिए जो सुराही होती थी, सुराही के जैसे इसका पूरा ये होता है ऊपर वाला हिस्सा, और इसलिए इसको घड़ियाल कहते हैं। ये इंडेंजर्ड है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही कंट्री में मिलता है और वो भी बहुत लिमिटेड एरिया में, जैसे मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे और नेपाल में नारायणी नदी के किनारे ये पाया जाता है। मीटिंग सीजन में ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके का आवाज़ निकालता है। और ये भी एक रेप्टाइल है जो कि मगरमच्छ है, बहुत फेमस रेप्टाइल है। आपको पता है ये रेप्टाइल जो होता है इसके दांत लगभग 35 से 75 साल में कई बार गिरते रहते हैं और उगते रहते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग का तो सिर्फ 2 बार गिरता है ना, एक बार गिरता है और दूसरी बार पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये जो होते हैं ये डिफरेंट आवाज़ निकालते हैं अलग अलग टाइम पर, जैसे कि तनाव है, संकट, दर्द, अंडे देने की अवस्था में अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि जब ये अंडे देते हैं तो एक बार में 25 से 30 अंडे देते हैं, जो कि ईरान से लेके भारतीय पूरे प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। अब ज़्यादा अगर गर्मी हुई अंडे के सेने की प्रक्रिया में तब नर का जन्म होता है अंडे से, और अगर टेम्परेचर डाउन होता है, कम तापमान रहने पे, मादा मगरमच्छ का जन्म होता है। ये सारे स्केलेटन्स थोड़े थोड़े, जैसे यहाँ पे ब्लैक बग के स्कल का स्केलेटन दिखाया गया है, यहाँ पे स्कल विथ फॉल्टी टीथ। ये फिर हम लोग को एक वर्टिब्रा यहाँ से स्कल दिखाया गया है जिसको कैंसरस ग्रोथ हो गया है। गोली से चोटिल खोपड़ी दिखाई गई है, यहाँ पे शिकारी द्वारा काटी गई खोपड़ी दिखाई गई है। और जैसे मैंने कहा था कि वर्टिब्रा देखा था हम लोगों ने, एक वेल मछली का पूरा वर्टिब्रेटा, तो ये एक हिस्सा उसका इतना बड़ा हो जाता है। आप समझ सकते हो कितनी चौड़ी वेल मछली हो सकती है। ये एक वर्टिब्रा है जो कि हमारा मैमल होने के बावजूद उड़ता है, दैट इज़ चमगादड़। आप इसको भी देख सकते हो कितना सुंदर इसके स्केलेटन्स, एकदम लग रहा है कोई कलाकृति है। और ये हिरन के श्रृंग से भेदी हुई आँख वाली खोपड़ी यहाँ पे सामने प्रदर्शित की गई है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो एक और चीज़ लगती है यहाँ पे वो ये है कि बाघ शावक का कंकाल है। आपको पता है जब बाघ बच्चा देता है तो लगभग 3 से 4 बच्चे देता है और वो ब्लाइंड होते हैं, तो मैक्सिमम तो बाघ के बच्चे मर ही जाते हैं, तभी तो उनका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो इंडेंजर्ड भी इसीलिए है, सारे बच्चे उनके बच नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही एक शावक ये भी है जो कि बहुत अनलक्की था। जैसे ही इसका जन्म हुआ इसकी डेथ हो गई और इसका कंकाल आप देख सकते हो, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मैं सामने खड़ी हूँ एक बाघ के जो कि एक पोटेंशियल टाइगर था। अब हम भी कुछ दिनों के बाद इसी तरीके के हो जाएंगे, बस कुछ समय का ही डिफरेंस होता है इसमें और हमारे में। और ये है हमारा बड़ा सा टाइगर। एज वी नो कि मध्य प्रदेश पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व इतने सारे टाइगर्स हैं, तो एक टाइगर की डेथ हुई है और उसका पूरा का पूरा कंकाल, जब आप यहाँ थोड़ी देर तक खड़े रहते हो ना तब, और फिर उस फिगर को जब देखते हो कि कैसे ये ब्राउन कवर्ड में था, तब थोड़ा सा देर खड़े रहने के बाद आपको ये विजुलाइज पूरा हो जाता है कि ये टाइगर ही है। ऐसे लगता है कि ओके द टाइगर, एकदम से जैसे लाइफ ऑफ पाई वाली मूवी जैसा कुछ याद आता है कि टाइगर आपके सामने खड़ा है और आपका पूरा रूह कांप जाता है कि क्या ग्लोरियस लाइफ रही होगी उसकी। सेकेंड गैलरी जो है वो डेडिकेटेड है डिस्कवरी को। तो आपको ये बड़ा सा पोस्टर दिख रहा होगा, इसमें एक्सप्लेन करा गया है कि जो सबसे बड़ी जीव है पृथ्वी पर रहने वाली वो है ब्लू व्हेल। लेकिन एक टाइम था जब सबसे बड़ा डायनासोर हुआ करता था और उसका नाम था अर्जेंटिनासॉरस। अगर जल में रहने वाले जानवरों की बात करें तो रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसको जाल में अजगर कहते हैं, वो वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल है। जिराफ जो होता है वो सबसे लंबा एनिमल होता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे जो बड़ा एनिमल है वो हमारा है एलिफेंट। ये है गो, जो कि आपको रास्ते में भी चलते वक्त मिल सकता है, जिसका साइंटिफिक नाम होता है वेरानस बेंगालेसिस। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को लकड़ी के फॉर्म में भी करके दिखाया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ नेचुरल हैं, कुछ चीज़ें आर्टिफिशियली लकड़ी का बना के पेंट करके बताने की कोशिश की गई है। स्पेशली जो बर्ड्स हैं, देखो यहाँ पे ये स्पेशल बर्ड है जिसको कहते हैं स्वर्ण पीलक, एकदम येलो रंग की है, हल्का हल्का इस पे ब्लैक कलर का स्पॉट है। ये चीज़ें हम लोगों को बहुत ऐसी बर्ड्स रेयरली देखने को मिलती हैं। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को टाइगर का हेड, जो कि बिल्कुल भी रियल है। आप उसको एकदम ध्यान से अगर 2 मिनट तक देखोगे तो आपके अंदर वो फियर आ जाएगा, जो कि इंसान हमेशा से बाघ को देख के फील करते होंगे। और एक टाइम था जब राजा लोग बहुत सारा शिकार किया करते थे बाघ का, क्योंकि उनको भी वो डर का सामना करना होता था। अभी जो हमारे लिए एडवेंचर है लद्दाख वगैरह जाना, उनके लिए वही बड़ा एडवेंचर होता था। यहाँ पे देखो ये आर्टिफिशियली आउल को बता रखा है कि ये फॉरेस्ट आउलेट है।
ये सारे बर्ड्स का एक्सप्लेनेशन है। और सबसे सुंदर चीज़ जो मुझे इस गैलरी की लगी वो है सफ़ेद बाघिन की खाल, जो कि रियल है। और इस बाघिन का नाम था रश्मि। 4 फरवरी 2012 को वन विहार, जो कि खुद भोपाल में है, वहाँ से ये लिया गया था। अब आपको पता है कि ये जो सब स्पीसीज नहीं है, नॉर्मली हम लोग टाइगर को ऑरेंज कवर में देखते हैं, तो उसी का एक जीन जो हमेशा दबा हुआ रहता है किसी किसी में प्रकट हो जाता है, जिसको व्हाइट कलर में वो उभर के आता है और बहुत सुंदर लगता है। सफ़ेद बाघों की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ऐसा मानना है कि पूरे विश्व भर में सिर्फ 200 ही ऐसे बाघ हैं जिनका कलर सफ़ेद है। अगर हम लोगों को स्पॉट करना है इनको, तो भारत में हम लोग को ये मुकुंदपुर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हो सकता है कि हमें सफ़ेद कवर वाले बाघ या बाघिन दिख जाए। दिस इज़ द रिवर गैलरी। म्यूजियम की सबसे सुंदर बात ये होती है कि धरती पे जो विस्तार में फैली हुई नदियाँ हैं उनको भी समेट के एक म्यूजियम में दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे इस सिस्टम को देखिए, कैसे इसमें ये दिखा रहा है कि एक नदी का ओरिजिन कैसे होता है और वो फ्लो होते होते किस तरीके से ओशन में मिल जाती है। अब आप सोचो, धरती के कितने सारे हिस्से इस तरीके से सींच रहे हैं, कितनी सारी नदियाँ पहाड़ों से निकल रही हैं, और एक तरीके का मॉडल बना के प्रदर्शित कर दिया गया है कि नदी आती है और फिर यहाँ ओशियन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अधिकतर नदियों का रास्ता कुछ ऐसे ही शुरू होता है और कुछ ऐसे ही ख़त्म होता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में स्पेशली ये गैलरी डेडिकेटेड है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे जो मेन नदी है यहाँ की, नर्मदा रिवर, ये यहाँ से ऐसे फ्लो होके जा रही है। दिस इज़ द फ्लो ऑफ नर्मदा। लाइटिंग के और माध्यम से दिखाया गया कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जैसे ये है माहे रिवर, दिस इज़ द चंबल रिवर। ये पूरा का पूरा चंबल रिवर बेसिन बन जाता है। उज्जैन से निकलती है हमारी शिप्रा रिवर। फिर इधर से ये जो नदियाँ हैं वो यमुना के बेसिन में जाके मिलती हैं, जैसे केन रिवर है, यहाँ से बेतवा रिवर है, और यहाँ पे सिंध रिवर, कुंवारी रिवर, ये सारी नदियाँ गंगा और यमुना में जाके मिलती हैं। सोन नदी अमरकंटक के एरिया से इधर से निकल के आती है और सोन जाके यहाँ पे आरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारी नदियाँ मध्य भारत को उत्तर भारत से कुछ जोड़ती हैं और कुछ अपनी अलग से रास्ता स्टार्ट करती हैं, जिनको हम बर्फीले पहाड़ से वो ना निकल के एकदम अलग से निकलती हैं। इसलिए कहते हैं कि नर्मदा हमारी एक मासी जैसी है। अगर गंगा माँ है तो नर्मदा मासी है, क्योंकि उनका ओरिजिन भी थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। लेकिन नर्मदा के किनारे की संस्कृति भी कुछ वैसी ही उछलती, खेलती, कूदती और पनपती है जैसे गंगा के किनारे की संस्कृति है। ये हमारा एक इकोसिस्टम दिखाया गया है कि नदी जब बहती है तो अपने चारों तरफ एक स्पेशल काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब को लेकर चलती है। अब ये है इकोसिस्टम के अपुष्पी पौधे। ज़्यादातर पौधों का रिप्रोडक्शन फूलों के माध्यम से होता है, लेकिन अपुष्पी पौधे अपने वंश वृद्धि के लिए बीजाणु उत्पन्न करते हैं और इनको हम लगभग फर्न के नाम से भी जानते हैं। नदियों के किनारे इस तरीके के प्लांट्स बहुत सारे पाए जाते हैं। स्पेशली जब हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गए थे तो हमने बहुत सारे इस तरीके के फर्न देखे थे वहाँ पर, जो कि गंडक रिवर के किनारे था। यहाँ पे तरह तरह की बर्ड्स के बारे में बताया गया है जो कि रिवर के इकोसिस्टम में डेवलप होती हैं। जैसे ये पेंटेड स्टॉक है, ये ब्राह्मणी शेल डक है जो कि एकदम ऑरेंज कलर की होती है, बहुत सुंदर। यहाँ पे जो मैमल्स रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करा गया है। ऑटर भी होता है जो कि रिवर सिस्टम के किनारे ही पाया जाता है। दिस इज़ द होल वाटर रिसोर्स रीजन्स ऑफ इंडिया। देखो ऊपर वाला जो लद्दाख और वो तिब्बत से आने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो इकोसिस्टम पूरा का पूरा बना रही हैं अपना। फिर ये गंगा जो सेकंड नंबर का है वो गंगा यमुना बेसिन हो जाता है। 5वें पे यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है उनका बेसिन है, वो उधर राजस्थान वाला एरिया है। इधर जो नदियाँ हैं वो इधर प्लेट्यू से निकलती हैं और इस साइड जाती हैं, जिसमें कि हमारी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और उधर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का 3 मार्क्स उन्होंने मेंशन किया है। इस प्रकार कुल मिला के हमारे पास 6 डिविजन्स हैं जो अलग अलग वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हमें। वाटर शेड रीजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जैसे पहाड़ एक अगर वाटर शेड ये रीजन है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना भी बारिश का पानी है वो सब इसी क्षेत्र में पड़ रहा है। अब इधर जितना भी बारिश का पानी है ये सारे का सारा इस क्षेत्र में आएगा, तो ये सारा का सारा इसका वाटर शेड कहलाएगा। फिर इधर पड़ने वाला पानी सब इधर चला जाता है, तो ये सारे क्षेत्र वाटर शेड कहलाते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। ये हमारा यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है नर्मदा बेसिन के बारे में, जो जबलपुर से लेके
और ये पूरा हमारा जो खांडवा, ये सारे क्षेत्र होशंगाबाद, ये सब के सब नर्मदा बेसिन में आते हैं। चंबल जिसमें कि घड़ियाल रहता है, ये पूरा का पूरा चंबल रिवर है और ये चंबल रिवर का पूरा बेसिन यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। यहाँ पे एक नेशनल चंबल सैंक्चुरी भी डेडिकेटेड है। इसको 1978 और 1983 के बीच में जो सैंक्चुरी बनाया गया है, नेशनल चंबल सैंक्चुरी, वो स्पेशली हमारे घड़ियाल को ही कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि घड़ियाल वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है वो अपर गंगा बेसिन में आता है, जिसमें टोन्स रिवर भी है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो अपर गोदावरी बेसिन में आता है। इसके बाद ये जो हिस्सा है ये यमुना और मध्य प्रदेश की यमुना एंड लोअर गंगा बेसिन में, ये पूरा का पूरा जो यहाँ तक कि ये भोपाल, रायसेन का भी कुछ हिस्सा, अशोकनगर, शिवपुरी, ये सब ग्वालियर वगैरह यमुना एंड लोअर गंगा बेसिन में आ जाता है। सोन बेसिन भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये कुछ सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू हैं नदियों के। जहाँ नदियाँ होती हैं उसके किनारे लोगों का उनके साथ जीवन जीने का प्रक्रिया थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कि वो बोटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे फिशिंग एक ताप्ती रिवर में दिखाया गया है। फिर यहाँ पे स्मोक्ड फिश सेलिंग कैसे किया जा रहा है। लोगों की जीवनचर्या नदियों के किनारे ही बसती है, नदियों के किनारे ही मेले लगते हैं, क्योंकि वहाँ से व्यापारियों को सामान ले आना भी आसान हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक पहलू दिखाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है और उसमें भयंकर भीड़ होती है। नर्मदा आरती होशंगाबाद में किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से लोग आते हैं और अपने सांस्कृतिक जीवन को भी नदियों से जोड़कर देखते हैं। फिर नर्मदा परिक्रमा की क्या कहना। बहुत कई हजार सालों से ये परिक्रमा चली आ रही है, जिसमें लोग अमरकंटक से लेके गुजरात तक पूरा नर्मदा का एक पूरा परिक्रमा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा करते वक्त इनको खाना पीना, रहने का बहुत सारा सामान इनको लोगों से फ्री में मिलता है। म्यूजियम की गैलरी में ये पार्ट डेडिकेटेड है अंधेरा और जीवन पे, कि किस तरीके से अंधेरी रात में भी बहुत सारे जीवन पनप रहे होते हैं। जब हम आराम से सोते हैं उस समय पे बहुत सारे जीव जंतु अपने बहुत स्पेशल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एनिमल्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। एक होते हैं दिनचर, डायरनल, जो कि दिन में खेलते कूदते, जैसे बटरफ्लाइज हो गए, खुद हम ह्यूमंस हो गए, ऐसा अब ह्यूमंस के साथ रहा नहीं है। दूसरे होते हैं क्रेपस्कुलर, जिसको हम बोलते हैं कैथेमरल, जो कि दिन और रात दोनों टाइम में सक्रिय रहते हैं, जैसे शेर और मेढक। और एक एनिमल्स होते हैं तीसरे टाइप के, जो रात्रिचर होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रात में ही अपने सारे काम क्रिया को करते हैं, चाहे वो उनका मीटिंग हो गया या उनका फॉरेजिंग हो गया, खाना ढूंढने से लेके सारा काम उनका रात में ही होता है। अब जो नाइट में इवॉल्व एनिमल्स हैं उनके पास सेंस ऑर्गन्स बहुत स्पेशल तरीके के होते हैं। उनकी आंखें अडेप्टेड होती हैं रात में देखने के लिए, क्योंकि उनके आंखों में रॉड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि जो दिन के जानवर होते हैं उनमें रॉड्स कुछ ऐसे हैं 4, और कंपैरेटिवली नॉक्टर्नल एनिमल्स में रॉड्स की संख्या को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। इसके अलावा एक और लेयर होता है रेटिना के ऊपर, जिसको बोला जाता है टैपेटम, जो कि जितना भी लाइट अवेलेबल है वो सबको एब्जॉर्व करता है। मतलब कि इनकी आंखें, इनके सूंघने की क्षमता, इनके सुनने की क्षमता सब की सब ह्यूमन बीइंग से और डायरनल एनिमल्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और पूरा का पूरा जंगल ऐसे जानवरों से भरा होता है। जानवर ही क्या, कुछ तो ऐसे बर्ड्स और प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ नॉक्टर्नली खिलते हैं। अब ये सेलर्स ऑफ द डार्क, जिनको हम बचपन से जानते हैं, ये हैं हमारे चमगादड़। शेर वैसे डायरनल एनिमल है, लेकिन शेर शिकार ज्यादातर रात को ही करता है, क्योंकि जिनका वो शिकार करना चाहता है उनका नाइट विजन बहुत कम होता है, तो उसके लिए आसान हो जाती है चीजें। लेकिन अभी जो रात का जीवन है, वैसे तो पूरा का पूरा जीवन ही धरती पे खतरे में है, लेकिन रात का जीवन और ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है 2 कारणों की वजह से। पहला कारण है एलन। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, और दूसरा कारण है नॉइज पोल्यूशन। आर्टिफिशियल लाइट की वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स पूरा डिसओरिएंटेड हो जा रही है, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे किधर जाना है, कैसे जाना है। और जो भी एनिमल्स हैं उनका फॉरेजिंग सिस्टम है वो उनके बहुत माइन्यूट साउंड पे डिपेंड करता है। और हमारा इतना ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, मशीनों की वजह से नॉइज पॉल्यूशन रात में भी इतना हो रहा है कि पूरे के पूरे जो रात्रिचर जीव हैं उनका जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। चमगादड़ को भी लटके हुए कैसे सुंदर तरीके से दिखाया गया है। ये लेपर्ड है, ये है हमारा टाइगर।
यहाँ पे म्यूजियम के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चों के द्वारा बनाए गए रखे गए हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से किस तरीके से आप डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हो और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बना सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनवाया गया है और यहाँ पे ये सुंदर डेडिकेटेड वे में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई है। फर्स्ट ही पेंटिंग इतनी सुंदर तरीके से मधुबनी स्टाइल में एक्सप्लेन करा गया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा पॉल्यूशन एक घड़ियाल जैसा है और वो हमारी सुंदर सी कलरफुल धरती को कैसे निगल रहा है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज जो हमारा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है कि किस तरीके से विष्णु और लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बैठे हैं, लेकिन वो बहुत दुखी हैं। इनका चेहरा दोनों का बहुत दुखी है क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक पॉल्यूशन ओशियन और क्षीर सागर तक पहुंच चुका है। म्यूजियम के इस पार्ट में दिखाया गया है कि इंडेंजर्ड एनिमल्स हमारे सामने, ये रियल मतलब इंडेंजर्ड एनिमल्स के खाल का ही बनाया गया है। ये शेर है हमारे सामने और कैसे इसको चोट लगी हुई है। एक भालू भी है, वो भी इंडेंजर्ड ही है। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हम लोग पूरे जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो क्यों इंडेंजर्ड हुए हैं, हमारी वजह से हुए हैं, क्योंकि उनकी स्किन से, उनके चीज़ों से बनी हुई चीज़ों हम लोग अपने पूरे शरीर पे ढकने के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो पूरे के पूरे ख़त्म हो रहे हैं इसकी वजह से। संकट जो है वो हमारी ही देन है। यहाँ पे इकोसिस्टम को समझने के लिए हम लोग को फूड चेन और फूड वेब समझना होता है। चेन में ये होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को किस तरीके से खाता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, और वेब का मतलब होता है कि पूरा एक दूसरे से सारे के सारे एनिमल्स किस तरीके से एक जाल में कनेक्टेड है, जिसको कहा जाता है फूड वेब। ये है एक फूड पिरामिड जिसमें सबसे नीचे जो ऊपर वाले हिस्से में होते हैं वो नीचे वाले पिरामिड के हिस्से में जो जैविक आधार है उसकी बेसिस पे वो जिंदा रहते हैं। जैसे नीचे वाले प्लांट्स को खा के खरगोश जिंदा रहता है, फिर इनको जैसे आउल हो गया या चील या बाज हो गए, फिर सबसे ऊपर जो पिरामिड में होते हैं वो सबसे बड़े शिकारी होते हैं। और ये स्कैवेंजर्स हैं। स्कैवेंजर्स का इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सबसे जो सारे जानवर मर जाते हैं, जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं, उनको ख़त्म करने का जिम्मा इन्हीं स्कैवेंजर्स को होता है, जिसको कि डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। म्यूजियम के अंदर हम भारती यादव से मिले हैं। यहाँ यहीं पे वो काम करती हैं और वो हम लोग को एक्सप्लेन करेंगी कि डिफरेंट स्टेट्स के राजकीय पक्षी और राजकीय पशु कौन से हैं। अपन मध्य प्रदेश से स्टार्ट होते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा एंड दिस बारहसिंगा, इसके 12 सिंग होते हैं, इसलिए इसको अपन बारहसिंगा बोलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी में आ जाएगा दूधराज, इसकी टेल बहुत लंबी होती है एंड वाइट कलर की होती है। मध्य प्रदेश। दूसरे पे आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी हरियल है, ये इसको हरियल बोलते हैं। एंड राष्ट्रीय पशु में आएगा सेखरू, ये सेखरू है, इसकी टेल भी, इसकी लंबी टेल होती है। एंड तीसरे नंबर पर गुजरात है। गुजरात, इसका राष्ट्रीय पक्षी है हंसावर। एंड राष्ट्रीय पशु में आ जाएगा एशियाई सिंह, बोलते हैं इसको सिंह, एंड हंसावर एशियाई सिंह। चौथे पे आएगा राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी है गौड़ा बन एंड राष्ट्रीय पशु है चिंगांग, उसको चिंगांग बोलते हैं, इसको गौड़ा बन बोलते हैं। ये हो गया अपना राजस्थान। एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आइए अपन, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु सेम है, बारहसिंगा। एंड राष्ट्रीय पक्षी में आ जाएगा सारास कोंच बोलते हैं उसको, उसकी चोंच थोड़ी अलग तरीके की दिखती है। एंड छत्तीसगढ़, अपन सबसे लास्ट में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक छोटा स्टेट है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना है, ये पहाड़ी मैना है, और ये है जंगली भैंसा। और सब एक चीज़ है मेन, जो इनका क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं ये सारी। सबसे पहले नंबर पे आएगा अपना राजस्थान। राजस्थान दूसरे पे आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे पे आएगा अपना महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। ये पहले क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला हुआ था, इसलिए पहले नंबर पे मध्य प्रदेश ही आता था। अब जब इनका विभाजन हुआ है तो उसके बाद राजस्थान एंड दूसरे पे मध्य प्रदेश है। सेंचुरी का है ये पिक्चर, उमा महेश्वर का है। वाव, उमा महेश्वर
गढ़ भोपाल से 13वीं शताब्दी में निकाली गई ये सुंदर सी उमा महेश्वर। देखो त्रिशूल यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैसे सांप को भी एकदम से दिखाया गया है।